बीए प्रथम सेमेस्टर के एंसेलरी के विद्यार्थियों जिन्होंने एंसेलरी में इंटीग्रेटेड जिन्होंने एंसेलरी में इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हारमोनियस सोसाइटी का पेपर लिया है, उसके कुछ पार्ट का पर वीडियो मैंने कल दिया था। मैंने उसके संदर्भ में द्वितीय खंड विश्व अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र वाला या तृतीय खंड उत्तर वैदिक क्रांत वाला जो अध्याय था उस पर अपनी बात रखी थी। मैं उसी के आगे आपको बढ़ना चाहता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति के निजत्व को कुचलने वाले राज्याधिकार व समाज की उपेक्षा करने वाले वैयक्तिक अधिकारों के खिलाफ है। वे इसे मानव की अस्वस्थ परंपरा का परिचायक मानते हैं। संपत्ति पर व्यक्ति या राज्य के अनिर्बंध नियंत्रण के अधिकार का सवाल भी इस अस्वस्थ अवस्था की उपज है। उनका मत है कि गंभीरता से देखें तो स्वामित्व का अधिकार वास्तव में निश्चित मर्यादाओं तथा निश्चित उद्देश्यों के लिए किसी वस्तु के उपयोग का अधिकार नहीं है। समय के साथ इन अधिकारों में परिवर्तन होता रहा है। अतः हम सैद्धांतिक दृष्टि से व्यक्ति और समाज के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। संपत्ति का उपभोग कुटुंब समाज के हित में होता है, मनमाने ढंग से नहीं होता। ट्रस्टीशिप का यह भारतीय सिद्धांत गांधी जी और गोलवलकर ने अपने विचारों में प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था के चिंतन में रखा। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हर व्यक्ति को समाज का दायित्ववान घटक बनाता है। समाज के दायित्वबोध का शिथिलन न आए तथा दायित्व का संस्कार सामाजिक परिवेश का स्वाभाविक परिणाम हो, ऐसी समाज रचना मानवीय समाज रचना है। व्यक्ति की शैतानियत पर राज्य का अंकुश एवं राज्य की हैवानियत के खिलाफ व्यक्तियों का विद्रोह संस्कारहीन समष्टि का परिचायक है। अंकुश व विद्रोह मजबूरी के हथियार हैं। इनका यदा कदा उपभोग व्यवहारिक माना जा सकता है, लेकिन अखंड अंकुश व अखंड विद्रोह की समस्याओं का नियोजन विवेक सम्मत नहीं माना जा सकता। व्यष्टि व समष्टि के साझेपन में ही मानवता का सुख अंतर्निहित है। अतः संपत्ति पर यह साझा अधिकार ही उपाध्याय के एकात्म मानववाद और जिसमें अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एकात्मकता का परिचय देता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद का निषेध किया। दीनदयाल पश्चिम की विचार सरणी में उत्पन्न व्यक्तिवाद के लोकतंत्रीय पक्ष के समर्थक हैं, लेकिन पूंजीवाद को व्यक्तिवाद की विकृति मानते हैं। उन्मुक्त आर्थिक स्पर्धा पूंजीवाद का आधार है। स्पर्धा स्वतंत्रता को ही पूंजीवादी लोग व्यक्ति स्वातंत्र कहते हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय इससे पूरी तरह असहमत हैं। उनका कहना है कि कहा जाता है कि स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धीपण व्यक्ति को उपभोग की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह सही नहीं है। विरोधियों स्पर्धियों के समाप्त होने पर एक या कुछ उत्पादकों का उस क्षेत्र में एकाधिपत्य हो जाता है तो वे उपभोक्ता से अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों को छीन लेते हैं। फिर मूल्य, मांग और पूर्ति के नियमों से तय
न होकर उत्पादकों की अपनी इच्छा और योजना से तय होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में यह एक प्रकार की डिक्टेटरशिप है। प्राप्त व्यक्ति तथा प्रजातंत्र के सहारे उत्पादकों के स्वामी सामान्य जन को उनके अधिकार से वंचित करते हैं। एतदर्थ आवश्यक है कि उत्पादन के सामर्थ्य की मर्यादा निश्चित की जानी चाहिए, जो कि विकेंद्रीकरण से ही संभव है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुछ व्यक्तियों के हाथों में असीमित उत्पादन के सामर्थ्य के केंद्रीकरण के प्रबल विरोधी हैं। यदि एक व्यक्ति द्वारा उत्पादन की स्वतंत्रता दूसरे के मार्ग में बाधक बनती है तो वह नहीं दी जानी चाहिए। एक बड़े कारखाने का मालिक यद्यपि स्वयं उत्पादन की स्वतंत्रता का उपभोग करता है, किंतु वह छोटे छोटे उद्योगों को समाप्त भी करता है, उसकी स्वतंत्रता का अपहरण भी करता है। फिर कई बार उसके कारखाने में मजदूरों की स्वतंत्रता भी बहुत सीमित हो जाती है। अतः नियमन आवश्यक है। पूंजीवाद की प्रवृत्ति वित्तीय सत्ता को कुछ हाथों में विकेंद्रीकृत कर देने की है। अपनी समाज निरपेक्ष मानसिकता के कारण वह मनुष्यों के हित की बजाय अपने स्वामित्व के केंद्रीकरण का ही बल देता है। यह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ही पश्चिम के औद्योगिकरण में दिखाई देती है, जहां मशीन मनुष्य के लिए सहयोगिनी बनकर नहीं बल्कि स्पर्धनी बनकर आई है। नित नए यांत्रिक अभिनवीकरण ने पूंजीवाद को बल दिया है। उपाध्याय बेतहाशा मशीनीकरण व औद्योगिकरण के खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि उत्पादन पर अधिक बल देने के कारण अमेरिका आदि देशों में पूंजीवाद का विस्तार हुआ। नव विष्कृत यंत्र इस वृद्धिगत उत्पादन के कारण बने और इन यंत्रों के स्वामी ही उत्पादन के स्वामी भी बन गए। लाभ में जब श्रमिकों को भाग नहीं मिला तब उनमें प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और उन्होंने एक नई प्रणाली समाजवाद या साम्यवाद का विकास किया। साम्यवाद और समाजवाद को पर टिप्पणी पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते हैं, जिसमें पुनः वितरण पर ही अधिक बल दिया गया और उसके लिए राज्य द्वारा व्यक्ति को कुचल कर भी रख दिया गया। पूंजीवादी व्यवस्था समाज में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, सम्यक जीवन का नियोजन नहीं करती। समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट कर उसे उपभोगवाद के दुष्चक्र में फंसाकर लोलुप बनाती है। पूंजीवाद द्वारा प्रस्तुत की गई आर्थिक मानव की कल्पना भी भ्रमपूर्ण है। उपभोगवाद व आर्थिक मानव की कल्पनाओं ने आर्थिक जीवन एवं मानव्य को विभक्त कर दिया। श्रम एवं आनंद के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी। श्रम करिए, आनंद ही न मिले तो श्रम का काम किस बात का? श्रम से जो लाभ होगा, जो आपको मिलेगा, उससे आपको अगर आनंद नहीं मिलता तो उस श्रम का क्या मतलब है? दीनदयाल श्रम और आनंद की व्याख्या करते हैं जो पश्चिम में नहीं है। भारत में सत्यम शिवम सुंदरम एक आनंद का रूप है। दीनदयाल उपाध्याय सिर्फ आर्थिक मानव या राजनीतिक मानव की बात ना करके आनंदित मानव की भी बात करते हैं। यंत्र को मनुष्य का सहयोगी बनाने के बजाय मनुष्य को यंत्र का पुर्जा बना दिया गया। मनुष्य जो क्या हो जाता है? यंत्र का पुर्जा बन जाता है। उत्पादन कार्य में से शिल्प व सृजन का सुख खत्म हो जाता है। शिल्प भी होना चाहिए, सृजन भी होना चाहिए, सकारात्मक बुद्धि भी होनी चाहिए, सकारात्मक संस्कार भी होनी चाहिए। खाली पुर्जा मशीन का बन जाए, मशीन चलाएं, मशीन से उत्पादन करें, तो व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति एक मशीन का पुर्जा हो गया। मशीन चलाता है व्यक्ति, अब मशीन को व्यक्ति चलाने में उसकी सोच ही ना काम करे। मशीन में कैसे सोच हो, क्या उत्पादन करे, क्या सकारात्मक करे,
क्या इनोवेशन करे, ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं। दीनदयाल जी आगे कहते हैं, एक स्वतंत्र जुलाहे को समाप्त कर, जुलाहा जो साड़ी बिनता है, उसे विशाल कारखाने का मजदूर बना दिया गया। जुलाहे का जो जुलाहे के जो हुनर है, वह हुनर मशीन ने खत्म कर दिया। जुलाहे के हिनर को मशीन ने खत्म कर दिया। बजाज के स्थान पर एक विभागीय स्टोर्स बना दिया गया। दर्जी के स्थान पर रेडीमेड कपड़ा बना कर रख दिया गया। मनुष्य यानी एक जंतु जो 8 घंटे यंत्रवत मजदूरी करे और 16 घंटे खाए, कार्य और जीवन के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। पश्चिम के कई देशों में कहा जाता है कि 5 दिन काम के और 2 दिन छुट्टी के। उन दोनों 2 दिनों में केवल मस्ती, केवल खाना पीना और मौज, काम की बात भी नहीं। अर्थात ये 5 दिन कमाई करते हैं और 2 दिन जीवित रहते हैं। मतलब सिर्फ 2 ही दिन जीवित रहते हैं, जब वो खाते हैं, आनंद करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, समाज से साहचर्य बनाते हैं। ये सब काम सिर्फ 2 दिन करते हैं और 5 दिन वो मजदूरी करते हैं। अतः हमें मनुष्य के कमाई के साधनों का इस प्रकार निर्धारण करना होगा जिसके कार्य और वास्तविक जीवन में कोई किसी प्रकार की कोई खाई न रहे। दीनदयाल जी कहते हैं कि हाड़ मांस के मनुष्य के पास हृदय भी है, मस्तिष्क भी है, शरीर भी है और भूख भी है, विवेक भी है। इन तीनों का, चारों का विस्तार पर विचार करना चाहिए, अन्यथा कार्य के 8 घंटों का जो अमानवीय प्रभाव, डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट होता है, उसे समाप्त करने में से 16 घंटे ही व्यतीत हो जाते हैं। उसे समाप्त होते ही पुनः 8 घंटों के दुष्चक्र में व्यक्ति बच जाता है। तो दीनदयाल का यह सिद्धांत पश्चिम के समस्त सिद्धांतों, आर्थिक व्यवस्थाओं का उत्तर है। व्यक्तिवाद के दीनदयाल जी कहते हैं, व्यक्तिवाद के समानांतर समाजवाद का विचार भी पश्चिम में पैदा हुआ। व्यक्तिवाद के समानांतर समाजवाद का विचार भी पश्चिम में पैदा हुआ। अंततोगत्वा सर्वहारा की तानाशाही वाला साम्यवाद समाजवाद का प्रतिनिधि बन जाता है, जो अलोकतांत्रिक राज्यवाद एवं वर्गवाद के साथ पूंजीवाद के समान औद्योगिकरण व केंद्रीकरण का भी समर्थक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाजवादी वृत्ति के प्रशंसक हैं, लेकिन उनमें राज्यवाद व केंद्रीकरण के व्यवहारिक उपायों का सर्वदा विरोध है। समाजवाद व्यक्तिवाद के अतिवाद का निषेध करता है। वह व्यक्ति के बजाय व्यवस्था में परिवर्तन का हामी है। व्यक्तिवाद को अव्यवस्था की ही उपज मानता है। यह व्यवस्थावाद ही उसे अंततः राज्यवादी बना देता है। उपाध्याय व्यक्ति बनाम व्यवस्था के विवाद को गलत मानते हैं। कोई व्यवस्था व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होती तथा कोई व्यक्ति व्यवस्था निरपेक्ष नहीं हो सकता। वे इस प्रकार की समाज व्यवस्था के पोषक हैं जो अपने मनुष्य की चिंता करती है। बुराई का वास्तविक कारण व्यवस्था नहीं, मनुष्य है। मनुष्य ही प्रथम आता है। बुरा व्यक्ति अच्छी से अच्छी व्यवस्था में घुसकर बुराई फैला देगा। समाज की प्रत्येक परंपरा और व्यवस्था किसी न किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा प्रारंभ की गई है, परंतु उसकी अच्छी परंपरा पर जब बुरा व्यक्ति आ बैठता है तब वहाँ बुराई आ जाती है। दीनदयाल जी कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि यदि कोई व्यक्ति निजी क्षेत्र में स्वतंत्र बुराई करता है, स्वतंत्र रहकर बुराई करता है, तो उसके स्थान पर राज्य का व्यक्ति बैठा देने से बुराई नहीं फैलेगी। सवाल करते हैं दीनदयाल। अतः हमारा ध्यान व्यक्ति की कर्तव्य भावना को जमाने पर केंद्रित होना चाहिए। इसलिए समाजवाद और साम्यवाद पर उनका कटाक्ष होता है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मनुष्य के कर्तव्य भाव को मारती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मनुष्य के कर्तव्य भाव को मारती है, उसमें मजदूर का भाव जगाती है। हर व्यक्ति मजदूर के भाव में जिए, हर व्यक्ति मजदूर बन के रहे, यह तो ठीक नहीं है। मजदूरी भाव में मजबूरी का भाव है।
दीनदयाल जी कहते हैं कि मजदूरी भाव में मजबूरी का भाव है। इसके कर्ता का सम्मान व कर्तव्य का सुख नहीं रहता। इसमें न कर्ता का सम्मान रहता है न कर्तव्य का सुख रहता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि साम्यवाद में विकेंद्रीकरण पूंजीवाद के विकेंद्रीकरण में पूंजीवाद के सभी दोष विद्यमान रहते हैं। इसमें राज्यवादी नौकरशाही का एक अतिरिक्त दोष और जुड़ जाता है। अतः वे पूंजीवाद व समाजवाद दोनों की साझी आलोचना करते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की आलोचना पंडित दीनदयाल जी विश्व के संदर्भ में करते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में करते हैं। वर्तमान साम्यवाद तथा पूंजीवाद दोनों में स्वामित्व के स्वरूप का अंतर छोड़कर और कोई फर्क नहीं है। अतः दोनों में ही व्यक्ति के विकास की कोई सुविधा नहीं है। दोनों ही अपनी केंद्रित सत्ता की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। उपाध्याय विवेचित करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहले आर्थिक क्षेत्र पर आधिपत्य जमाकर फिर परोक्ष रूप से राज्य पर अधिकार करती है और समाजवाद राज्य को ही संपूर्ण उत्पादनों का स्वामी बना देती है। दोनों व्यवस्थाएं व्यक्ति के प्रजातंत्रीय अधिकार एवं उसके स्वस्थ विकास के प्रतिकूल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को ही अमानवीय मानते हैं। मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना व्यक्ति और से समाज में, प्रकृति और व्यक्ति में तथा कर्ता और कृति में परस्पर आत्मीयता का संचार करती, सांस्कृतिक रूप दीनदयाल जी प्रस्तुत करते हैं। ये दोनों व्यवस्थाएं इस आत्मीयता के संचार को समाप्त कर संबंधों में एक यांत्रिकता पैदा कर देती है। केंद्रीय व्यवस्थाएं मानव को मानव न मानकर उसके एक टाइप के साथ व्यवहार करती हैं। इसमें मानव की विविधताओं और विशेषताओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। फलतः वे उसे ऊंचा उठाने पर एक मशीन का पुर्जा मात्र बना देती हैं। उसका अपना व्यक्तित्व मर जाता है। व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, क्या व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए? व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व भी होना चाहिए। लेकिन दीनदयाल जी कहते हैं कि पश्चिम के लोग व्यक्ति के व्यक्तित्व को मार डालते हैं। अतः विकेंद्रीकरण ही हमारी संस्कृति के अनुकूल है। भारतीय संस्कृति के अनुकूल विकेंद्रीकरण की अर्थव्यवस्था ही है। केंद्रीकृत औद्योगिकरण में श्रद्धा रखने वाले पूंजीवादी समाजवादी व्यवस्थाओं को उपाध्याय मानव विरोधी मानते हैं। अतः वे समग्र मानवतावाद के आधार पर आर्थिक लोकतंत्र, विकेंद्रित अर्थनीति का निरूपण करते हैं। उसके अनुसार पूंजीवाद व समाजवाद दोनों ही लोकतंत्र व संस्कृति का व्यवहारता निषेध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोकतंत्र को केवल राजनीतिक जीवन का आयाम नहीं मानते। उनका मत है कि प्रत्येक को वोट जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र का निष्कर्ष है। प्रत्येक को वोट जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र का निष्कर्ष है, वैसे ही प्रत्येक को काम या आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। जैसे लोकतंत्र में प्रत्येक को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, इसके बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को अपना निर्णय करने का अधिकार है। आर्थिक लोकतंत्र में तो सभी को काम प्राप्त करने का अधिकार है, सभी को काम प्राप्त करने का अधिकार। अगर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं तो सभी को काम मिलना चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। ऐसा दीनदयाल जी मानते हैं। और दीनदयाल जी आर्थिक प्रजातंत्र के मापदंड को मानते हैं। यह पश्चिम के आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ है, साम्राज्यवाद के खिलाफ है, औद्योगिकरण के खिलाफ है, विश्व अर्थव्यवस्था के खिलाफ है, घरेलू उत्पादन के ब्रिटिश राज के खिलाफ इत्यादि इत्यादि के खिलाफ है। उपाध्याय पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि काम प्रत्येक को काम के अधिकार की व्याख्या करते हुए
प्रत्येक को काम के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि काम प्रथम तो जीविकोपार्जनीय हो, ऐसा काम मिलना चाहिए जिससे व्यक्ति का जीविकोपार्जन हो, दूसरे व्यक्ति उसे चुनने के लिए स्वतंत्र हो, काम को व्यक्ति चुनने के लिए स्वतंत्र हो। यदि काम के बदले में राष्ट्रीय आय का न्यायोचित भाग उसे नहीं मिलता तो काम की गिनती वेगार के संदर्भ में होगी। इस दृष्टि से न्यूनतम वेतन, न्यायोचित वितरण तथा किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक पंडित दीनदयाल जी मानते हैं। दीनदयाल जी आगे कहते हैं कि जैसे बेकार हमारी दृष्टि में काम नहीं है, वैसे ही व्यक्ति के द्वारा काम में लगे रहते हुए भी अपने शक्ति पर उत्पादन न करना भी कर सकना भी काम नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक प्रकार की बेकारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस अर्थव्यवस्था को अलोकतांत्रिक मानते हैं जो व्यक्ति के उत्पादन स्वातंत्र या सृजन कर्म पर आघात करती है। उसमें अपने उत्पादन का स्वयं स्वामी न रहने वाला मजदूर या कर्मचारी अपनी स्वतंत्रता को ही बेचता है। आर्थिक स्वतंत्रता व राजनीतिक स्वतंत्रता परस्पर अन्योन्याश्रित है। राजनीतिक प्रजातंत्र बिना आर्थिक प्रजातंत्र के नहीं चल सकता। जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र है वही राजनीतिक दृष्टि से अपना मत स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकेगा। अर्थस्य पुरुषो दासः, पुरुष अर्थ का दास बन जाता है। पुरुष को अर्थ का दास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धर्म का दास होना चाहिए, अर्थ का दास होना चाहिए, किसका दास होना चाहिए? इस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपनी बात रखते हैं। इसी बात को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो कोर्स है उसमें कई बातें, जो कई अध्याय, कई छोटे छोटे चैप्टर्स हैं पंडित दीनदयाल के, उसको मैंने उसमें संक्षिप्त में सम्मिलित करने का प्रयास किया।